बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले जो हमारा मौजू है वो है फ्लोर मिल्स खुल चुकी है, लेकिन गंदुम खरीदारी का जो हदफ है वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सरकारी दस्तावेजात से पता चलता है कि 8.25 मिलियन मैट्रिक टन जो गंदुम है वो खरीदारी का हदफ पूरा करने के लिए उसके लिए कोशिश की जा रही है, जबकि 15 मई तक जो उसका खरीदारी का मौसम होता है वो बड़े पैमाने पर खत्म हो जाता है। इसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन बहाल हो चुका है और आज 30 जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो चली हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब हुकूमत से मुआहिदा ना हो सका। इसके पीछे क्या वजूहात है, इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं ईद ठीक सर हूँ। पे आ रही है, बिल्कुल आ रही रमजान है। गुजर रहा है, अफसोस भी हो रहा है। आज लैलतुल कदर होगी जी जी और बिल्कुल 27वीं रात, और दुआ करनी चाहिए अल्लाह बिल्कुल आफतों से, वबाओं से निजात दिलाए बिल्कुल पूरी मिल्लत इस्लामिया को भी नहीं, पूरी इंसानियत को। बिल्कुल। सर, पहले मौजू की जानिब बढ़े। सर, फ्लोर मिल्स खुल चुकी हैं लेकिन गंदुम खरीदारी का जो हदफ है वो पूरा होता नहीं नजर आ रहा। क्या मामलात हैं इसके पीछे? देखिए, अब कोरोना के बाद मैं हुकूमत को कोई दोष नहीं देता, इल्ज़ाम नहीं लगाता। कोरोना के बाद ज़िंदगी को नॉर्मल करने की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें बड़ी रुकावटें आ रही हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस ज़माने में हुआ, एक तो बारिशें बेवक्त भी होती रहीं, एक फसल भी कम थी, लेकिन उसके बावजूद पहली गंदम जो थी पिछले साल की उसमें भी शॉर्टफॉल होना शुरू हो गया, स्कैंडल आ गया। शुगर का आया, गंदम का आया, आटा शॉर्टेज हुआ, जो हमारे यहाँ होता नहीं, हमारे यहाँ सरप्लस गंदम होती है। तो इस बार उन्होंने कहा कि टारगेट 85 मिलियन टन का मुकर्रर किया गया कि यह हासिल करनी है, जिसमें 45 लाख टन जो है वो सिर्फ पंजाब से हासिल करना थी। जी जी। इस वक्त पंजाब में 35 मिलियन टन गंदम हासिल की जा चुकी है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 37 कुछ हुई है। और सिंध में तो उनकी तो रवाज है कि वो करते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ 4 मिलियन टन उन्होंने हासिल कर ली है, 5 मिलियन टन, और वो करना उन्होंने 14 है। तो इस सूरत में लगता है कि मौसम तो ख़त्म हो गया, 18 मई ख़त्म हो गया, अब 15 मई। अब इससे पहले पहले हमने ये गंदम का टारगेट पूरा करना था। लेकिन क्या कहा जाता है कि जैसे हर साल होता है कि बारदाना जिसे कहते हैं, बोरियां कहते हैं, वो किसानों को फराहम नहीं हो सकी वक्त पे, या उस पर दिक्कत हुई, या कुछ रिश्वत लेकर कुछ एक मन की देते थे, कुछ इस तरह के मसाइल होते थे, पैदा होते थे, जिसके नतीजे में जो किसान है वो सरकारी तौर पर गंदम बेचने में बदजन हो जाता है। और प्राइवेट जो फ्लोर मिलों वाले थे उन्हें पता है आटे की कीमत ज़्यादा थी, गंदम शॉर्टेज है, उन्होंने बल्क में खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा ये है कि सूबों ने इंटर प्रोविंसेस जो मूवमेंट है वो रोक दी, और सूबों के अंदर ज़िलों के दरमियान जो आज शहर से उठा ली गई है। तो रिजल्ट हुआ कि साफ नजर आ रहा था कि गंदम का शॉर्टफॉल हो रहा है, प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। और फ्लोर मिलों ने कहा कि उनको कहा गया कि आप स्टोर ना करें गंदम। स्टोर ना करें मतलब कि वो गंदम मार्केट में ज़रा अच्छी प्राइस पर खरीदती थी, सरकारी प्राइस से आसानी के साथ खरीदती थी, लोग उनको देते थे। तो उन्होंने फ्लोर मिलें बंद कर दी। उन्हें कहा भाई ये थोड़ा है कि हम डे टू डे गंदम खरीदें और उसको पीस के आपको बेचें, आप कुछ दिन के लिए तो अपने पास स्टोर रखते हैं। और उनको आखिर कहा गया कि अच्छा 3 दिन के बजाय आप 7 दिन स्टोर रखें, उन्होंने फ्लोर मिलें खोल दी। अच्छा। लेकिन इस बात का इम्कान साफ नजर आता है कि अभी तक हम टारगेट पूरा नहीं कर सके। तो क्या जो हमारे पास रिजर्व में गंदम नहीं होगी तो उसके लिए हम क्यों गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। यानी इस साल इसके लिए भी हमें इंपोर्ट के पैसे खर्च करना पड़ेंगे। और हम जो कहते हैं कि इंपोर्ट बिल हमने खत्म कर दिया है वो एग्रीकल्चर पे हमें देना पड़ेगा। ये तो बड़ी जुल्म की बात है। कभी कभी कपास के बारे में होता था कि हमारे यहाँ ज़्यादा डिमांड होती थी कपड़े की या धागे की, और हमारी जो पैदावार थी वो कम होती थी, तो हम इधर उधर के मुल्कों से कपास खरीद के उसको पूरा करते थे, वरना ज़री तौर पर हम खुद कफील हैं। ये कुछ अरसे से ताजरों ने रवाज डाल दिया है कि अदरक मलेशिया से मंगाओ, चीन से नाशपाती मंगाओ, इंडिया से टमाटर मंगाओ। ये एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी थी, वरना ये था कि प्याज पहले बलूचिस्तान का आ जाता था, फिर सिंध का आ जाता था, फिर पंजाब का आ जाता था। एक सिस्टम बना हुआ था मुल्क के अंदर, जिसको हम तोड़ने पर तुले हुए हैं, ख़राब करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर गंदम की शॉर्टेज हुई
तो ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी होगी। न जी। सिर्फ इस लिहाज से कि माशी तौर पर हमें इंपोर्ट बिल को बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि इस लिहाज से भी कि हम जो खुद कफील होने की वजह से ग़िज़ाई तौर पर हम भूखों नहीं मरते। ये मैं कहा करता हूँ, ज़राअत की वजह से हम भूखों नहीं मरते। दूसरी बात होती है कि ज़राअत की वजह से कुछ हमारा सरप्लस इतना हो जाता है, ख़ास तौर पर कपास की वजह से, ख़ास तौर पर चावल की वजह से, ख़ास तौर पर चमड़े की वजह से। ये तीन चीज़ें हमें कोई 18 बिलियन का रेवेन्यू दे देती थी। जी। बाकी 7-8 बिलियन जो था वो हम इधर उधर से कर लेते थे। अब वो भी होता दिखाई नहीं देता। खासी प्रॉब्लम नजर आती है, बजट सर पर है, IMF की तलवार लटक रही है, कोरोना का एक मसला अलग पैदा हुआ है और शायद हम उस तरह एक्टिव नहीं हो सके, देहातों में उस तरह लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होता दिखाई देता है। और मेरे ख्याल में अभी इस पर गौर करना चाहिए। ये काबीना की जो लंबी लंबी मीटिंगें होती हैं और सर्कुलर के जरिए उसको निकाल दिया, उसको हटा दिया, उसको ये कर दिया, ये करते फिरते हैं, उसकी बजाय बेहतर होगा कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें। खुद हमारे वजीर जो खजाना है वो कहते हैं कि ये वाहिद शोबा है ज़राअत का जिसमें तेज़ रफ्तारी से हम तरक्की कर सकते हैं। अच्छे बीज दें, अच्छी खाद दें, पानी को बेहतर मैनेज करें और अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हम तो इसमें भी लूटने पे लगे हुए हैं, कोरोना के नाम पर भी उस पर इल्ज़ाम आ रहे हैं जी कि हम पैसे खा गए। अब लोग पूछते हैं जी एक्सपो सेंटर बनाया आपने, 90 अरब रुपया 90 करोड़ रुपया कहाँ से लगा दिया है, किस काम पे लगाया? चारपाई जो डाली हुई है बेड के नाम पर या सर्जिकल बेड के नाम पर या किसके नाम पर, वो कितने में खरीदी है आपने? ये जब इन स्कैंडल्स की तहकीक होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा जो दिया था, पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आएगी। हमने तो करप्शन के खिलाफ आए थे ये हुकूमत, और करप्शन 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 होती जा रही है। ये ठीक असल बात यह है कि सिर्फ माली करप्शन नहीं होती, अखलाकी करप्शन भी करप्शन। जो शख्स, जो टीम, जो लोग बद किरदार होंगे वो हमारे इस्लामी नुक्ता नजर से करप्ट लोग हैं और उनकी सजा उस करप्शन से ज्यादा है जो माली करप्शन है। और उनसे अगर आप तवक्को करें कि वो तब्दीली या इनकलाब ले आएंगे मुल्क में, तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। मैं यही कह सकता हूँ, ज्यादा बात करूंगा सख्त हो जाएगी। जी सर, अगले मौजू की जानिब बढ़ते। सर, मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन बहाल हो गया है और 30 जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो चली हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो उनका हुकूमत से जो माहिदा है वो ना हो सका। क्या वजूहात देखते हैं? और जो ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो गया, इसमें कोरोना जो फैलेगा और जो हमारे मामलात हैं, अगर आप देखें हुकूमत की स्ट्रेटजी, SOPs, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या तजिया? देखिए, ट्रेन के हवाले से तो जो आज तस्वीरें आई हैं अच्छे अच्छे चैनल ने की हैं, जो सीरियस चैनल भी हैं, जो हुकूमत के कोई हामी भी नहीं है, उन्होंने दिखाया कि SOPs पे अमल हो रहा है। ट्रेनों पे लोग जो है ना वो फासला छोड़ के बिठाए गए हैं। अच्छा। और जब अंदर दाखिल होने का मरहला आता था अब तो गेट पर बाकायदा फासला रख के उनको अंदर दाखिल होने दिया जाता था, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता था, उन पे हाथों पे वो स्प्रे किया जाता था। हर चीज़ जो थी वो बड़े तरीके के साथ होती दिखाई देती थी। ट्रेनों पे भी, स्टेशनों पे भी सवाई, इतना साफ सुथरे स्टेशन लग रहे थे, लगता नहीं था कि ये हमारे रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के। अच्छा, उन्होंने खास तौर पर यह किया कि जी आप छोड़ने नहीं आ सकते, यानी कोई ऐसी बात नहीं है। आप एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से हमारे 2-3 साल से ये तरीका है कि सिर्फ एक आदमी छोड़ने जाएगा। गाड़ी अगर आप लेके जा रहे हैं तो एक ही आदमी है और बाकी वो है जिनके पास टिकट, उनको छोड़ने जाते थे। हमारे यहाँ कल्चर बन गया है, अगर कोई हज से आता है, उम्रे से आता है, उसको लेने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लाहौर आ रहा है कराची से, तो उसको भी हम फूलों हारों के साथ लाद के लेने पहुंच जाते हैं। तो इस सूरत में लगता था कि बड़े साफ सुथरे तरीके से हमारी ट्रेनें जो हैं वो चलती दिखाई देती हैं। अगर इस तरह चली, पहली ट्रेन अवामी एक्सप्रेस जो है पेशावर से चली थी, फिर कराची से चली होगी, फिर दूसरे शहरों से चली होगी, जाफर एक्सप्रेस चली है, तो उसमें नज़र आ रहा था कि SOPs पे अमल हो रहा है। और शेख रशीद बातें बहुत करते हैं, लेकिन पहली बार मालूम हुआ कि ये काम उन्होंने ठीक किया है। हर स्टेशन पे जो उनकी पुलिस थी वो अलर्ट थी, उनका स्टाफ भी था, ज़्यादा लोग भी उन्होंने इकट्ठे नहीं किए हुए थे, उम्दा नक्शा दिखाई देता था। दूसरी तरफ जो बात समझ नहीं आती कि ये आप क्यों नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट में अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये एक बड़ी अजीब बात है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि 20% किराया कम करो, किराया क्यों कब करो? इसलिए कम करो कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, ऑयल की कीमत कम हो गई है, डीजल की कीमत कम हो गई है, इसलिए किराया कम करो, अंडरस्टूड। लेकिन फिर कहते हैं कि एक आदमी छोड़ के बिठाओ, यानी कि 40 की बस में 20 लोग बिठाओ। तो ये जो दूसरी शर्त है इसको मिलाया जाए तो वो तो कहेंगे किराए में इजाफा करो जी। वो कहते हैं जी हम ये दूसरी शर्त फिर नहीं मान सकते। अच्छा, अकल की बात यह है, अगर आपने ट्रेनें आपने जब PI की जहाज चलाए हैं लाहौर से कराची तक, ये तो किराया 21,000 से 51,000 रखा है कि अगर पूरी फैमिली इकट्ठी बैठती है
तो उन्हें शायद फी टिकट 21,000 की पड़ती है, और अगर फासला दे के बैठाया जाता है तो 51,000 की पड़ती। वहां तो आप बोले नहीं, क्योंकि वो आपकी अपनी चीज है, अपनी चीज वहां है। आपने कुछ नहीं कहा। ट्रेन के बारे में आप चुप कर गए कि पब्लिक सर्विस की चीज है, लेकिन प्राइवेट चीजें हैं उस पर आप डंडा लगा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तो कीमत कम करने की बात नहीं, आप कहें कि उसी कीमत पर आप फासले दे के बैठाएंगे। यहाँ आप कहें कि कीमत कम करो, और कीमत कम करने के बाद अगर आप वो फासला जो रखना चाहिए, आपको SOP पे अमल करना चाहिए, तो फिर आपको कुछ रियायत उनको भी दें। ट्रांसपोर्टर नुकसान उठाने के लिए तो कोई कौमी सर्विस नहीं कर रहे ना जी। अच्छा, यही उनकी कमाई के दिन है, ईद के दिन है, ईद ही पे लोगों को आना जाना होता है, यही दिन आप उनके मार रहे हैं। यही आप दुकानदारों के मार रहे थे। दुकानदारों के मारने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप खोलो सब चले, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया देखो इससे ये नुकसान हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा सब ईद के लिए है, ईद के बाद दोबारा बैठेंगे। यानी ये हमने रिस्क लिया है। अब ये हो रहा है कि अब कहते हैं जी हाँ नमाजें भी होगी, खुले मैदान में होगी, और ये कि किसी चीज़ पर पाबंदी नहीं होगी, और लोग जो हैं शब कदर को वो अगर बैठना चाहें तो भी बैठें, कुछ करें। वो क्यों हुआ? वो हुआ कि जब अहले तशरीह का जुलूस यौम अली का निकला तो उसको आप रोक नहीं सके। ये कहते अगर हम रोकते तो क्या उन पर लाठीचार्ज करते, पथराव करते। कभी कभी तो आपको अखलाकियात आ जाती है, कभी कभी आप मौलवियों को पकड़ के उठा के गाड़ियों में फेंकते। आप करना क्या चाहते हैं? यकसू हो जाए, आपने क्या करना है? ये आपकी रिट नहीं है, लोग आपकी बात मानते नहीं है, ये कोई मजहबी मामला नहीं है। पाकिस्तान में अगर ये कोरोना फैला है तो तफ्तान के रास्ते फैल रहा है, और उन लोगों की वजह से पहला ज़ियारत करने गए थे। जब ज़ियारत करने गए थे तो पहला आयतुल्लाह का एक फतवा आ गया कि जिसने इस खौफ से ज़ियारत नहीं की कि कोरोना हो जाएगा, उसके ईमान की कमजोरी है, लोग चले गए। दूसरे आयतुल्लाह ने वहीं कुम से फतवा दिया कि नहीं नहीं, ऐसी सूरत में जो है इक़दाम कत्ल आप पर लागू हो जाएगा, आप पर दियत वाजिब हो जाएगी, कि आप जो है आपने गोया गैर जिम्मेदारी का सबूत देकर दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। दूसरा पॉइंट चल रहा था, यहाँ हमारी तबलीगी जमात के मासूम लोग थे, उन्होंने भी कहा जी हमने तो हसार कर ली है, हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं। जब वो उनके अंदर से निकला तो पता चला कि पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक मुसीबत पड़ गई है। तबलीगी जमात वाले आराम से बैठ गए उनके अंदर। लेकिन ये आप अगर इसका मजहबी इशू बनाएंगे तो दूसरी तरह मजहबी इशू बनाया जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता इन जुलूसों की वजह से कुछ फैलाव हुआ तो ये अच्छी नहीं है। वो कल कह देंगे कि हमने फलां जुलूस जो है ना वो भी निकालना है, ईद मिलाद नबी का निकालना है। ये तो मजहबी नहीं है, ये सारे काम मजहबी नहीं है, मजहबी कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट में जो होता है, आपने इसको इस तरह बना दिया हुआ है हर चीज को। हर आप अगर तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है तो क्या वो कोई लाजमी है कि नहीं होगा? अभी हज नहीं हो रहा, उमरा नहीं हो रहा, लोग मस्जिद नबी में नहीं जा रहे, जो खाना काबा में नहीं जा रहे, वहां की हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, आप हर चीज पे अकड़े जा रहे हैं, कर्रे किए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये सारी वो सूरत हाल है जिस पर गौर करना चाहिए और आसानी के साथ इसको समझ लेने की कोशिश सर, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो हमारे सूबाई वजीर सनत उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी सियासी वाबस्तगी है वही हमें तंग कर रहे हैं, बाकी जो आम ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो हुकूमत के तय करदा SOPs और उसके मुताबिक, मुआहदे के मुताबिक चलने को तैयार है। क्यों अकल की बात करें ना, यानी जो बात आपकी मान नहीं रहा वो अकल और दलील की बात यह है कि उनको पूरा नहीं पड़ता। इन दिनों में तो वो ज्यादा पैसे लिया करते थे, आप कहते हैं कम ले। इन दिनों में वो सवारियां ठोंस के बड़ा करते थे, आप कहते हैं नहीं फासले दे के बड़े। और फिर आपकी पुलिस और आपके लोग जो कार्रवाई करेंगे वो अपनी जगह होती है। और अगर ये दूसरी पोलिटिकल पार्टी है तो अब इसको पोलिटिकल इशू बना दिया पूरे मुल्क में आपने इस सारी मामले को, ये अच्छी बात नहीं है। ये सूरत बड़ी पेचीदा और ख़राब है। सिंध वालों ने साफ किया जी हमने कोशिश की थी, हमने रोक लिया, अब वो लॉकडाउन तो एक तरह का है नहीं है। और उन्होंने सारा देखिए सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो होता है वो कानून के मुताबिक होता है, लेकिन ये भी नहीं लाजमी का फैसला मसलहत के तहत हो। रेकोडेक का फैसला किया, स्टील मिल का फैसला किया, वो गले में पड़ गया हमारे, कानून के मुताबिक था, हमने औने पौने बेची थी, लेकिन फिर उसका खरीदारी नहीं मिला, हुकूमत ने किया काम या किसने किया या बैन अवी इदारों ने किया, फंस गए हम लोग उस पर। और आज तक स्टील बिल में फंसे हुए हैं, आज तक हम रेकोडेक में फंसे हुए हैं। हमारा इंटरनेशनल लोग अदालतों में हमारे खिलाफ केस होते रहे और उस केस में हम हारते रहे। तो खुदा के लिए सब बातें सोचने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईद के बाद दोबारा बैठेंगे, ईद तो गुजार लो अब, अगर इससे बीमारी फैलती है तो अल्लाह मालिक के देखेंगे, वो हम पे करम करेगा, उसके बाद बैठ के देखेंगे हमें क्या करना है। सर अगले टॉपिक की जानी बढ़ते हैं। सर, विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने काबीना में मौजूद गैर मुंतखब नुमाइंदों पर सवालात उठा दिए हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? एक तो गुलाम सरवर खान के खिलाफ भी सुना आ रहा था कि नैब जो है हाथ डालना चाहती है। वो मुझे वो सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, उन्होंने कुछ हाथ किया होगा, लेकिन बात तो सूरी तौर पर ठीक कहते हैं। वो कहते हैं ब्रीफ आते हैं, ब्रीफ केस
रखते हैं, ब्रीफ के उठा के चले जाते हैं, ना हम उनकी शक्ल से वाकिफ है, ना हम उनके वाकिफ है बंदे कौन है। वो बैठ के काबीना में फैसला करते हैं, पार्टी हम है। अच्छा, एक नहीं 20 नाम गिनवा सकते हैं। अब ये बात खुलम खुला आने लगी, अब पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू होने लगी है। गुलाम सरवर खान पार्टी के अंदर गुफ्तगू की है, और नजीब हारून पहली आवाज थी जिन्होंने कहा भाई मैं इस्तीफा देता हूँ, पता नहीं किन लोगों ने उठाया हुआ है। उन पे बात भी की थी हमने अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, उन्होंने कहा सुप्रीम आप काउंसिल एक बुलाए जो बैठ के एक फैसले करे और इसको और से लेकर चले और मामले को आगे बढ़ाए और देखे क्या कैसे इसको करना चाहिए। तो ये गुलाम सरवर खान की जो बात है ये बड़ी मानी खेस है कि काबीना के इजलास में जो अंडर ओथ होते हैं, जो सीक्रेसी जिन्होंने हलफ उठाया होता है, जो मुल्क की मफाद में जिन पर एतबार किया जाना, उनके बारे में पता नहीं क्या है। कहते हैं उनको कोई उनके बारे में दौरे शहरी भी है और कहा जाता है कि मशीरों के लिए दौरे शहरी होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो काबीना के इजलास में कैसे बैठेंगे, सीक्रेसी को रोल कैसे अदा करेंगे। आप गैर मुल्कियों के बारे में जो दूसरे मुल्कों में है, बड़ी एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की हुई जैसी आपने कोरोना के बारे में की है। पता नहीं वो कोरोना हमें मार देगा, गैर मुल्कियों का जो हमने टोला इकट्ठा किया हुआ है, या हमारे लिए मुसीबत पैदा किया जाएगा। सियासतदानों के बजाय हमने ब्यूरोक्रेट ला के बैठा दिए हैं। तो मेरा ख्याल में अब हुकूमत को सोचना चाहिए, 2 साल गुजर गए, अब जवान हो गई है। बहुत सियासतदान इतनी देर में जवान होता है, इससे ज्यादा देर अगर वो रहता है तो उसका मतलब है कि मुस्तकिल तौर पर नाबालग है और आगे बढ़ने की उसमें सलाहियत नहीं है। सर ब्रेक लेनी है यहाँ पे मुझे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, क्या वजूहात हैं, सजाद मीर साहब से पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं हूं अली तारी। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिज़ारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक्ट्रेस, सिंगर एंड होस्ट मेघा। इस सीट पर हम और आप होंगे साथ साथ, ओनली ऑन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का म्यार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुश्किलें, आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर, कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद, मंदिर और कलीसाओं तक
शहर शहर से गांव तक हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, सिंध में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, क्या वजूहात हैं? ये शमीम फरदौस नकवी ने कहा, जिनके बारे में कहता हूं कि उन 2.5 लोगों में है जो पुराने थे पीटीआई में। पुरानों से मराज ये है कि आरफ अलवी, नजीब हारून और मैं आधे गिनता रहा हूं, इसीलिए कि ये पार्टी में इतने इन नहीं थे जितने वो लोग हुए थे। और अब मालूम होता कि ये वही जो कराची के लोग नुमाइंदे हैं, फैसल वाडा हुए, अली जैदी हुए, जिनके बारे में अब ये लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से आए, पता नहीं कहाँ से बाहर से लेकर आए, टिकटें मिल गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे वो है, कैसे काबीना में बैठ गए, और वो कराची को रिप्रेजेंट नहीं करते। अच्छा, वो लोग खासतौर पर अब ये कराची के जो लोग हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। यही शमीम नकवी ने कर दिया, फरदौस नकवी ने, और उन्होंने कहा जी हम गवर्नर राज भी ला सकते हैं। जाहिर है कि सिंध के वज़रा उस पर चिढ़ गए, कैसे ला सकते हो भाई, आइन और दस्तूर में सी गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो तो सईद गनी या ये लोग ये तो बोलेंगे, लेकिन उससे पहले खुद पार्टी के लोग बोल उठे। फवाद चौधरी जो कहता था कि मैं हुकूमत उल्टा दूंगा, ये कर दूंगा सिंध की, उसने कहा फालतू बातें कर रहे हैं, गवर्नर राज की कोई इम्कान नहीं है। जी जी। असद उमर ने कहा, नहीं ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, बात कर रहे हैं। उन एक से ज्यादा जिम्मेदार लोगों ने कहा कि ये सब बातें गैर जिम्मेदारी की है। अब देखना यह है कि पार्टी के जो लोग हैं उनमें के अंदर से इस तरह की बातें, ये ख्वाहिशें आपकी कि गवर्नर राज लगा दें, ये ख्वाहिशें आपकी कि आप वहां के अंदर बदल दें, वो मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। आपको उनसे फाइट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपने कराची में वो कुव्वत तोड़ दी जो उनको रेजिस्ट करती थी। अब कराची भी जो है डामाडोल है, मेयर उनका है पुराना जो आ गया, और हुकूमत जो उसमें आप पीटीआई कहती है कि हम मेजॉरिटी में हैं, और आप पीटीआई में सिंध की एक मेजॉरिटी अपोजिशन पार्टी के बजाय आप रोल अदा कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी का जो वफाक को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ जीडीए है जो पीर पगाड़ा वगैरह के लोगों के साथ है, ये हैं और लोग हैं, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग नहीं है, सब आप मिला के उसे कुव्वत बनाए, वहाँ बिल्कुल उनसे मुजाहरा करें। आप वो चलते नहीं है, यहाँ पर इनसे बना के रखें, तो आप वहाँ प्रॉब्लम पैदा करते हैं, गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं, हुकूमत को हटाने की बातें करते हैं। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा उनसे भी सुन लिया आपने, और अब आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने आपको डांट दिया कि आप फालतू बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, इस पे नहीं चलेगी मामला। जी सर, अगले मौजू पे बात कर लेते हैं। सर, चीन की एक लेबोरेटरी में कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा तैयार की जा रही है, और वो कहते हैं कि कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं, इलाज इस दवा से मुमकिन होगा। हाँ, ये जरूरत नहीं वाली बात इस तरह है कि वो कहते हैं कि फौरी तौर पर अगर वैक्सीन नहीं बन रही तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जी। हम एक मेडिसिन पे काम कर रहे हैं जिन पर ट्रायल हो चुका है और जो कामयाबी शो कर चुकी है। जी। अमेरिका ने भी एक ऐसे दावा किया है, उन्होंने इजाजत भी दे दी और कहा कि जनवरी से जून के दरमियान वो मेडिसिन बन जाएगी। और उस मेडिसिन का ये है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं कोरोना के मरीज पर, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होती है, एक इम्यूनाइजेशन पैदा होती है, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं बल्कि उसे न्यूट्रलाइजिंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जो आपके वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है और 37% उसका इफेक्ट कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि खासी हद तक डेडली नहीं रहती, वो वायरस से आपको बचा सकती है, उसके बुरे असरात से आपका तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। तो वो कहते हैं कि ये दवा बन जाएगी तो वैक्सीन को फिर पेंडिंग भी किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन पे काम हो रहा है। अच्छा, चूंकि वो काम जरा लंबा है, मुश्किल है, इसलिए दरमियान में ये दवाएं तैयार कर रहे हैं। एक एंटीवायरल दवा पहले थी जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका में भी, उधर भी। इससे ये लगता है कि चीन कोई आराम से नहीं बैठा हुआ, उसके साइंसदान हैं, बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अब अमेरिका वगैरह और दूसरे अखबारात वेस्ट के वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये काम उन्होंने उन अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सौंपा है जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उन्होंने अच्छी वैक्सीन नहीं बनाई या कुछ किया। अब तो लेकिन जनाब उनके इम्तहान है, उनकी क़यादत का भी इम्तहान है, तो है कि ये बन जाएगी और इसके नतीजे के तौर पर एक बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। सर, हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर गौर कर रही है। ECL पे निकालने का या इस पर डालने का? डालने का सर, सॉरी, डालने पर। अच्छा, देखिए, इस वक्त जो मसला है हुकूमत के लिए वो शहबाज शरीफ बना हुआ है और नवाज शरीफ तो बाहर है, अब उसका जिक्र नहीं करते, अब कहते नहीं कि वापस आए, खामोशी से बैठे हैं। मरियम भी बोल नहीं रही है। अब ये लगता है कि शायद शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी बात की थी
कि उसके इख्तियार में आने का कोई इम्कान पैदा हो गया था, ये उसको तोड़ना चाहते हैं। जब वो आता है तो अगर शहबाज शरीफ ने कहा इंटरव्यू में कि मेरे अगर ताल्लुकात लोगों से अच्छे हैं, मतलब उनका मतलब फौज से अच्छे हैं, दूसरों से अच्छे हैं, तो मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं बना के चलता हूँ, मेरा तरीका ये है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बार बार उनका नाम ले रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी को कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा मुझे बेल दी जाए और ये है कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा जो गलत बना रहे हैं इसको संभाला जाए। और मतलब वो सारे वो काम इस वक्त मुस्लिम लीग नून को टारगेट करके जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से कैसे इत्तेहाद है, क्यों इत्तेहाद है, क्या वजह है, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ सूरत कुछ बेहतर, कुछ नॉर्मल, कुछ चलती हुई दिखाई देती है। आप इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप पकड़ लेंगे, आप मुल्क में कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, आप मुल्क के अंदर जो इतदाल होना चाहिए, पोस्ट कोरोना एरा में जो एक तरीका होना चाहिए वो आप ख़त्म कर देंगे। आप अपनी ढोंस बातें रहेंगे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। ये वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन लगता ये है कि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल संजीदा। अब बेचारे शिबली फराज आए हैं, उनका ख्याल था, लोगों का ख्याल था कि ये सोबर सी बातें किया करेंगे और करेंगे, हाँ जी। लेकिन वो हुआ ये कि उन्हें अपनी हर तकरीर के बाद, अपनी हर प्रेस ब्रीफिंग के बाद कहना पड़ता है कि मोर एवर, और मोर एवर में वो शहबाज शरीफ को रगेदने की कोशिश करते हैं। वो कोई लगते नहीं अच्छे कि ये काम करते हुए, और शहबाज शरीफ के बारे में कुछ अपने कलमात कहेंगे, सख्त कहेंगे और कहेंगे लूट मार किया। शहजाद अकबर तो इस काम के लिए बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं उनका काम। तो ये सारी सूरत हाल है। और ये था सलीम आसम बाजवा जो है वो चूंकि बड़े पुरजोर तरीके से प्रेस ब्रीफिंग दे चुके हैं तो उनसे वो काम लिया जाएगा। उन्होंने लगता है इस काम से इनकार कर दिया, माजरत कर ली है कि मैं सियासत पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए वो किसी प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने का इहतमाम नहीं किया, वो सी पैक पर ही लगे हुए हैं जो उनका असल काम था। मेरे ख्याल में वही काम करेंगे तो बेहतर होगा। उसके नताइज आना बहुत ज़रूरी है, उसका आगे जाना बहुत ज़रूरी है। रेलवे लाइन बननी है, बादशाह डैम बनना है, वो सड़कें अभी जो नामुकम्मल रह गई हैं वो तैयार होनी है। ये हम उसी तरीके से कर सकते हैं कि हमारा सी पैक का मनसूबा जो है वो आगे बढ़े। सर आपको क्या लगता है हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी करने का तो प्लान नहीं कर रही? नहीं कर रही है ना, अच्छा। कर रही है, और हो सकता है डरा रही हो, हो सकता है कि ये सूरत हाल में वो खुश हो जाए और उतने अरसे में कोई और मामला आगे पीछे हो जाए और शहबाज शरीफ फिर बच जाए। लेकिन नहीं होगा तो वो कहते हैं मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लीडर बनाएंगे आप उसको। क्या क्योंकि जो जेल नहीं जाता वो लीडर नहीं होता। सर अगली स्टोरी की जारी बढ़ते हैं। सर नमाज़े ईद घरों पर अदा करे, दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा आ चुका है। अच्छा, देख दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी है, आपका तुर्की से भी आ गया है, मिस्र से भी आ गया है, ये बहुत जगह से आ गया है। और ये शहबाज शरीफ की आप बात कर रहे थे, वहाँ मुझे एक साइड स्टोरी याद आई और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत बैलेंस भी करना चाह रही है जी। हुकूमत सरकारी लोगों को गिरफ्तार, गुलाम सरवर का जिक्र आया, उसको भी पकड़ना चाह रही है। मसलन आज नया आया कि नूरुल हक कादरी जो कि वजीर मजहबी अमूर हैं, एक शरीफ से मासूम से आदमी है, मैं उन्हें जानता भी हूँ, ईरान के एक दौरे में वो हमारे साथ थे और बड़े भले आदमी हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने औकाफ की बिल्डिंग जो है वो किसी अपने पार्टनर को जो है किराए पर दे दी है। मेरा ख्याल मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में कि वो बिल्डिंग थी जिसके लिए औकाफ मिन्नतें करता रहता है, खुशामदें करता रहता है, इसलिए खुशामदें करता रहता है कि उसके करीब मैरियट में धमाका हो गया था और वो कहते हैं कि कोई खुदा के लिए किराए पे ले ले। तो जिस चैनल में एक बार मैं काम करता था तो वो कहते थे इसको ले ले, बड़ी सस्ती मिल रही है। तो उस बिल्डिंग का हो सकता है जिक्र हो। फॉरेन ऑफिस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और कई बहुत से लोगों के खिलाफ, एक तो कहा जकार्ता के बिल्डिंग बेची, कब बेची, बहुत दिन हो गए, लेकिन उस पर गुफ्तगू की जा रही है। ये सारे वो मामले, रुखसाना बंगिश के बारे में जो आसफ जरदारी की स्पेशल असिस्टेंट रही है उसके खिलाफ कोई एक केस बनाया जा रहा है। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, यानी कि क्यों बातें मशहूर की जा रही हैं, बहुत सी चीज़ों की इजाज़त दी जा रही है। मेरा ख्याल में नैब अपना नाम बनाना चाहती है, पैदा करना चाहती है, जो उसकी यूजफुलनेस है या जिस काम के लिए उसे बनाया गया है उसका जवाब देना चाहती है और कुछ नहीं कर सकता। सर ये दारुल उलूम जो देवबंद का फतवा है इसको आप कैसे देखते हैं? अगर हम अपनी आवाम की बात करें तो इसको लेके ईद, नमाज ईद को लेके लोग बड़े ज्यादा होते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं कि वहाँ पे हर बंदा नमाज ईद की तैयारी करता है। घरों में तो नमाज का ईद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे। उन्होंने ये कहा कि अभी अगर ये सूरत पैदा हो तो बेहतर है कि नमाज ईद के 2 नफल आप घर में पढ़ लें। यानी कि ऐसी पहले वाक़या हुआ नहीं। फतवा देने का मतलब यह है कि उलमा कराम अज़रूह शरीयत इस बात की इजाज़त देते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के बजाय लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल, आपने नमाज के लिए रोकी थी कि इज्तिमा न हो। तो ईद का इज्तिमा तो बहुत बड़ा होता है,
हमारे यहाँ ये किया जा रहा है कि खुले मैदानों में जैसा हुक्म है वो अदा की जाए, मस्जिदों को कंजेस्टेड ना किया जाए। मैं कुछ भी चल सकता है, लेकिन एहतियात तो आपको बहरहाल करना पड़ेगी। जी 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 सर, जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन कारोबार ये हुक्म है ईद तक, क्योंकि सब पैसे से खेल रहे हैं, इंसानों की किसी को फिक्र नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि ये कोरोना वायरस के हवाले से आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने, अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि 7 दिन आप ईद तक कारोबार असल बात मैंने ये अभी की थी कि इसका सारा इल्जाम जो है ना वो डर है, खौफ है, सुप्रीम कोर्ट पे लगेगा अगर मामला खराब हुआ जी। कोरोना के मामले में कुछ और इजाफा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम लोगों ने ये ड्रामा जारी रखा था, किसी को इजाजत किसको नहीं है। खबरें भी हमें मिल रही हैं कि सरकारी अहलकार जो है पैसे मांग रहे हैं दुकानें खुलवाने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, और लोग इंस्पेक्टर आके पैसे लेके जा रहे हैं, जिक्र भी किया इस बात का। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो फैसला किया है ये हमें ईद तक है, ईद के बाद दोबारा बैठेंगे और ज्यादा सेंसिबली जो फैसला करना होगा वो कर लेंगे, या खतरा मोल ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं भी लेंगे तो लोग वायलेट करेंगे। जी जी तो मेरा ख्याल में ये जो फैसला इंसाफ के मुताबिक एक तरह का जस्टिसेबल है, वो इस लिहाज से है कि इसके अलावा चारा नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एहसास है कि इस मामले में जी थिंकिंग की या ज्यादा थिंकिंग की जरूरत है, जो हम ईद के बाद बैठ के कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है मेरे ख्याल में। सर, वजीर आजम ने ऑनलाइन हेल्थ पोर्टल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, हेल्थ पोर्टल का तो हम ऐलान करते रहते हैं ना जी, इफेक्टिव कितना है, उसका फायदा क्या होता है ये देखने की बात है। वरना वो तो खिदमत वालों ने कर दिया था हेल्थ पोर्टल का ऐलान, और उन्होंने कह दिया था कि हमारी हेल्थ सर्विसेज जो है अवेलेबल है, और लोग भी कुछ मदद करते हैं। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे हेल्थ पोर्टल करते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छा है कि औरतें जो हैं, उसमें खास तौर पे कहा गया कि औरतें जो हैं वो मेडिकल करने के बाद, शादी होने के बाद घर चली जाती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती, तो वो इसमें आए, कुछ डॉक्टर आए। लेकिन ये ना हो कि आप अनट्रेंड औरतों को बैठा दें और घर में उनको अलाउंस देना शुरू कर दें और कहें कि साहब ये देखिए हमने काम पूरा कर दिया। आप सीनियर डॉक्टर बैठाना पड़ेंगे, वो साथ देंगे जो 24 घंटे आपको अवेलेबल हो। ये कोरोना के बाद भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसका सिर्फ ऐलान कर देना या वो पोर्टल बना देना, वो IT के 4-5 लोग पकड़े हुए इन्होंने, एक से एक बढ़ के है, वो इस तरह के काम करते रहते हैं। बच्चे भी हैं, फवाद चौधरी भी हमारे वजीर टेक्नोलॉजी हैं, वो भी इसमें मशवरे दे रहे होंगे ना? फवाद चौधरी वजीर टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो आजकल जरा ज्यादा सोबर हो गए। अच्छा। और मेरे ख्याल में बेहतर तौर पर वो मशवरे दे सकते हैं और कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए, देखना भी चाहिए इसके क्या नतीजे। जी सर, आप नहीं देखते कि हुकूमत हर चीज में ऐप मुतारिफ करवाने में बड़ी आजकल फास्ट नजर आ रही है? बिल्कुल हर चीज के बारे में ऐप आ जाता है। वो ये ऐप गवर्नमेंट है। मैं ऐप किसी और लहजे में कहना चाहता था ऐपिंग के मामले में, लेकिन ये है कि ये हर मामले पे एक ऐप बना देती है। कुछ बात है टेक्नोलॉजी के, ये IT के कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो इस तरह की काम करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, उनका नाम होता है, लेकिन रिजल्ट दिखाएं ना जी, रिजल्ट दिखाएं। हेल्थ जो अगर पोर्टल बन गया है तो उसके नतीजे दिखाएं, देहातों के लोगों तक पहुंचे, दूर दूर कितने तक % लोग मुस्तफीद हो सकेंगे इस हेल्थ पोर्टल से? क्योंकि ऐप तो हर बंदे के चलाने का बस का काम नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक गांव में एक ऐप मौजूद है तो पूरा गांव उससे फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर फायदा हो, इसका फायदा हो तो ये अगर वो आगे से बैठी हुई अभी किसी अमीर आदमी की बहू जो जिसने मेडिकल करके वो घर बैठी हुई है, वो कहेगी अच्छा जी मैं बताती हूँ जरा बच्चे को मैं आया को दे दूं, तो वो तो बात नहीं बनेगी ना। आपको ट्रेंड लोगों की एक टीम चाहिए, आपको हेल्थ के मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है, और जितनी लूट मार इस शोबे में है वो कम शोबों में है। मैं अमूमन कहा करता था तालीम के बारे में कि ये जो हमारे कॉलेज और स्कूल बनते हैं और यूनिवर्सिटियां प्राइवेट बनती हैं, इसके बारे में बड़ा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ तक कहा जाता था कि बहुत कमाई है इसमें, तो सेहत के शोबे में भी बहुत कमाई है। ये कमाई के जो शोबे बन गए हैं ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये पब्लिक सर्विस के शोबे हैं और इसके बारे में ज्यादा निगरानी के साथ, ज्यादा एहतियात के साथ। सर, मईशत पर कितना इस ऐप से बोझ पड़ेगा? क्योंकि जो आप डॉक्टर वहाँ पे हायर करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप उसको रजाकाराना तौर पे कहेंगे कि आ जाओ मेरे टाइगर, आगे कुछ करो, और वो शेर के बच्चे जो हैं या शेर की बच्चियां जो हैं वो आके आपस में गुदगुदी करती रहेंगी। अच्छा। तो ये तो बात नहीं बनती ना। सिस्टम बनाओ, सिर्फ ऐप ना बनाओ, सिर्फ ऐप ना बनाओ, सिस्टम बनाओ अगर बना सकते हो तो। वरना तो 50 लाख घरों में से 20 लाख तो बन गए होते हैं 2 साल में। बिल्कुल आपने 1 करोड़ की नौकरी देनी थी, उस 1 करोड़ की नौकरी में भी कम से कम
40 लाख की नौकरियां दे चुके होते आप। आप बातें कर रहे हैं ना जी, तो बातें नहीं, कुछ काम करके दिखाओ। सही सर, आखिरी मौजू है, इसकी जारी बढ़ते हैं। सर, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात हुए और 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। अफसोसनाक वाकये के बारे में क्या कहेंगे? देखें, एक तो खैर बलूचिस्तान में हुआ है जिसमें खास तौर पर हमें ये देखना होता है कि इसके पीछे जो है वो इंडिया का हाथ है। इंडिया के वहाँ नेटवर्क है, गुलभूषण को भी हमने वहीं से पकड़ा था और वो भी काम करता है। 2-1 बार हमें बलूचिस्तान जाने का मौका मिला, वहाँ हमें ब्रीफिंग भी ली सदर्न कमांडर से और कोर कमांडर से जो भी थे, और जिसमें चीफ मिनिस्टर की ब्रीफिंग भी शामिल थी। 2 FC के 45,000 जवान वहाँ मौजूद हैं। यानी 2 कोर मौजूद हैं फौज उस FC की शक्ल में। सारा कंट्रोल वो है। जो लेवीज हैं उसके पास 90% इलाका है जो वो बिल्कुल अनट्रेंड थे, उनसे काम ही कभी नहीं लिया गया। पुलिस के पास 10% है। 10% सिस्टम हमने ऐसा बनाया हुआ है और बड़ी जाफशानी के साथ FC जो है वो इन लोगों के खिलाफ हर वक्त लड़ती रहती है, एक सूरत पैदा होती है। देखिए, एक वाक़या यहाँ हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए, स्वात में फिर दहशतगर्दी जो सर उठा रही है और कहा जा रहा है कि वो तालिबान सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें शजरुद्दीन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।